हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाईईटी के ट्यूटोरियल क्लास में। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि कोविड-19 कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेटेड वर्जन आ गया है इंग्लैंड के अंदर, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है और डेडली भी हो सकता है। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना सेकेंड एडिटोरियल। इसको उसी अंदाज में अपने को पढ़ना है, ग्रामर और वोकैबलरी को साथ में लेकर के शुरू करेंगे। लेकिन बिफोर दैट आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। मैं आप सभी के लिए विश करूंगा नए साल के अंदर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव और सक्सेस, है ना। आप सबको मिले कामयाबी, जिस भी सपने को आप देखते हैं और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। अपनी वीडियोस में ब्रेक आ गया था 4 दिनों का, क्योंकि मैं एक हॉलीडे ट्रिप पे था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट भी डाली थी आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता लगा। तो अभी मैं ट्रिप से वापस आ गया हूँ, क्लासेज आज से शुरू हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ कॉन्स्टेंट विजिल। कह रहा है हमें विजिल बनाए रखनी है, हमें सतर्कता, हमें निगरानी बनाए रखनी है। और कैसी निगरानी? कॉन्स्टेंट, लगातार। कॉन्स्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, दिन रात 24 घंटे 365 दिन हमें निगरानी बनाए रखना है। विजिल समझ गए ना, मतलब निगरानी। एक नाउन होता है विजिल। अब देखो विजिल के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले भी मैं आपको बताऊंगा। विजिल नाउन से विजिलेंस, मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, वॉच और ईगल आई। ये जरूर देखना, ईगल आई होती है बाज की निगाह, बहुत पैनी निगाह होती है, बाज की निगाह। ईगल आई को अपने बोलते हैं पैनी निगरानी, है ना। तो ये सब के सब इसके सिनोनिम है। विजिल से ही एक एडजेक्टिव बनता है विजिलेंट, जिसका मतलब होता है सावधान। और इसी से एक नाउन बनता है विजिलेंटी, वो पर्सन जो कि ज़रूरत से ज़्यादा सावधान हो, वो पर्सन जो कि कानून को फॉलो करवाने के लिए अपने हाथ में कानून को ले ले। समझ गए ना। विजिलेंटी मतलब ऐसा इंसान जो कि चोर, उचक्के, डकैत और जो सब मर्डरर्स होते हैं, इनको खुद ही सजा देने निकल जाए, कानून की वेट ना करे। गलत काम है विजिलेंटी बनना भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऑन द न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन इन इंडिया। बात हो रही है नई कोरोना वायरस की स्ट्रेन की, कोरोना वायरस के नए वर्जन की इंडिया के अंदर। स्ट्रेन भी एक नाउन है, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब है बर्डन, दूसरा मतलब है किसी वायरस का नया वेरिएंट। जैसे कोई वायरस है, उसका म्यूटेटेड वर्जन आ गया तो उसको भी अपने स्ट्रेन बोलते हैं। और वैसे बर्डन को, वजन को भी, भार को भी हम स्ट्रेन बोलते हैं। अब देखो इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उससे पहले जो भी आप सीखोगे ना, अब अप्लाई करोगे इस क्विज के ऊपर। 2 क्वेश्चंस हैं, सारी ग्रामर और सारी वोकैबुलरी इन क्वेश्चंस में समराइज हो जाएगी पूरे एडिटोरियल की। तो आप सीखो पहले, और लास्ट में मैं इस क्विज को आपको लाइव जो है ना सोल्यूशन करवाऊंगा। कह रहा है constant monitoring is the only way India can build up its defenses against new virus strains। कह रहे constant monitoring जो है ना, लगातार जो निगरानी है, विजिल मतलब निगरानी, है ना, उसी का सिनोनिम है मॉनिटरिंग। तो कह रहे लगातार जो सावधानी है, निगरानी है, कांस्टेंट है, वही अकेला रास्ता है। अच्छा, किस चीज़ का? वो रास्ता जिसके अंदर इंडिया बिल्ड अप कर सकती है, इंडिया निर्माण कर सकती है, फोर्टिफाई कर सकती है, डेवलप कर सकती है अपनी सुरक्षाओं को, डिफेंसेस को, नई वायरस स्ट्रेन्स के सामने, अलग अलग वायरस के नए म्यूटेटेड वर्जन्स के सामने। तो वायरस तो म्यूटेट होते रहेंगे। अगर इंडिया को वायरसेस से बचे रहना है तो इनको भी यूके और इंग्लैंड की तरह और यूएस की तरह कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये डिटेल में देखेंगे होते कैसे है, कैसे कांस्टेंट मॉनिटरिंग हमें करना है। इस सेंटेंस को पहले ध्यान से देखें। यहाँ पे इन विच, ओनली वे के बाद में इन विच हिडन है। आप जनरली देखेंगे द वे, ओनली वे, इनके बाद में इन विच नाम का एक कंजंक्शन होता है जिसको लिखा नहीं जाता है। अगर इस सेंटेंस को आपको समझना हो ना, तो यहाँ पे इन विच को बीच में घुसा लो, सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट मॉनिटरिंग इज द ओनली वे इन विच इंडिया कैन बिल्ड अप इट्स डिफेंसेस। वैसे एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं, दिस इज नॉट द वे यू शुड स्टडी। आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो अच्छे से, मैंने आपका रूटीन देखा। आप सुबह जगते हो दोपहर में 1 बजे, और रात में क्या सारी रात जगते हो, फिर पढ़ाई तो करते नहीं हो, मोबाइल चलाते हो, है ना। तो मैंने आपको बोला ये तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। तुम्हें लग रहा है तुम कर रहे हो 16 घंटे 15 घंटे, लेकिन पढ़ाई तुम्हारी 2 ही घंटे होती है। तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द वे यू शुड स्टडी। अब देखो ओनली वे, द वे, जब भी ऐसा आएगा ना, तो उसके बाद में इन विच जनरली हिडन होता है ना।
ये समझाने के लिए पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए, दिस इज नॉट द वे इन विच यू स्टडी। ये वो तरीका नहीं है जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को आप इन विच बीच में रखोगे तब आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। देखो हुआ क्या कि वायरस की नई स्ट्रेन मिली है यूके में। अब यूके वाले लोग तो हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो तो बहुत मॉनिटरिंग करते हैं, तो उनको पता लग गई। अगर ये इंडिया से पैदा हुई होती तो हमें 10 साल बाद पता लगती, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है ना, ऐसी रैंडम मॉनिटरिंग, ये किसी को भी पकड़ के देखें कि उसका वायरस जो है म्यूटेट हुआ या नहीं हुआ, अभी इंडिया में बहुत छोटे लेवल पे होती है। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है, कह रहा है ये तो यूके से आई थी तो हमें पता लग गया, लेकिन कल को कोई ऐसा वायरस स्ट्रेन इंडिया से भी निकलेगा, आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी है जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। तो हमारी सरकार को सजेशन दे रहा है, अगर आप मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो हो सकता है कल आप भी दुनिया को बताएं कोई नए वायरस के बारे में जो इंडिया के अंदर पैदा हो, है ना। तो वही तरीका है अपने आप को सेव करने का। सेंटेंस में देखने वाला एक वर्ड आया था बिल्डअप, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डेवलप करना, फोर्टिफाई करना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब और भी है, रैम्प अप। रैम्प अप इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को लेवल दर लेवल बड़ा करना, है ना, थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनाना। शुरू करेंगे आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं एसएससी, बैंक, यूपीएससी या रेलवेज के, जिसका एग्ज़ाम इसलिए क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि इंग्लिश कमज़ोर है, तो अपनी प्रॉब्लम को हल्के में लेना बंद करें। आज से ही अपने ऊपर काम करें। बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू करना है। शुरू कहाँ से करेंगे आप? चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। होम पेज पे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, 0 से 30 नंबर तक वीडियो चलाएंगे। हर सवाल का जवाब है, हर समस्या का इलाज है। बस आपको देना है अपना डेडिकेशन और फोकस। 2 वीक में इस प्लेलिस्ट को पूरा करें। इसी के नीचे आपको मिलेंगी प्रीमियम कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट जो कि मेंबर्स के लिए है। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ बैंक्स, एसएससी, यूपीएससी में एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, क्लोज को, पीक्यूआरएस को, सेंटेंस अरेंजमेंट को लॉजिक के साथ कैसे सॉल्व करना है। तो मार्क्स बूस्ट करने के लिए इन वीडियोस को आप चला के देख सकते हैं। मेंबर बनना होगा इसके लिए आपको। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें या इस वीडियो को चलाएं, आपको बताया जाएगा मेंबर कैसे बना जाना है ना। चलिए शुरू करते हैं। आजकल में एक और वीडियो आपको मिल जाएगी फुल पेपर की एसबीआई वालों के लिए, है ना, आज या कल रात में। इन लेस देन अ मंथ इट विल बी अ ईयर सिंस इंडिया कंफर्म्ड इट्स फर्स्ट SARS-CoV-2 केस इन केरला। कह रहे 1 महीने से कम में, इन लेस देन अ मंथ, कह रहे 1 महीने से कम में ये हो जाएगा 1 साल। इट विल बी अ ईयर। अच्छा, कब से 1 साल हो जाएगा? जब से इंडिया ने कंफर्म किया था इसके पहले कोविड-19 के SARS-CoV-2 के केस को केरला के अंदर। तो कह रहे 1 महीने से कम के अंदर अब पूरा 1 साल हो जाएगा जब इंडिया ने पहला अपना केस कोविड का डिटेक्ट किया था और रिपोर्ट किया था दुनिया को केरला स्टेट के अंदर। समझ गए? सिंपल सेंटेंस, इट आपका सब्जेक्ट, विल बी आपकी वर्ब, अगला सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अगले क्लोज का इंडिया, उसकी वर्ब है कंफर्म्ड। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना जरूरी है। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ग्रीन और पिंक कलर में आपके सामने है ना। ये कलर देख रहे हो ना, एक्वा ब्लू में सब्जेक्ट, पिंक कलर में आपकी वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह फ्रॉम देन एंड नाउ इंडिया लुक्स infinitely more prepared in terms of testing capacity, vaccine candidates in development, public awareness, and the kaleidoscopic experiences of those who have been exposed to the virus. सेंटेंस लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ध्यान से देखना। कह रहे फ्रॉम देन तब से, एंड नाउ और अभी। कह रहे तब से और अभी में, 1 साल पहले से और आज में इंडिया जो है ना दिखाई देता है बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड। और कितना ज़्यादा? इन्फिनिटली बहुत ज़्यादा। इन्फिनिटली मतलब अनंतकालीन रूप से, मतलब इन्फिनिटली हम ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं। इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो गए कि हम उसकी जो ना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, किस मामले में हो गए हम? इन टर्म्स ऑफ मामले में टेस्टिंग कैपेसिटी के, है ना। आज हमारे पास टेस्ट करने की बहुत बड़ी कैपेसिटी है कोविड-19 को। अच्छा, हमारे पास वैक्सीन कैंडिडेट्स भी हैं, अच्छी अच्छी दवाओं को हम वैक्सीन बना करके डेवलप कर रहे हैं। और हमारी पब्लिक अवेयरनेस भी है, लोगों को अच्छे से पता भी है ये वायरस क्या होता है। और हमारा एक कैलेडोस्कोपिक एक्सपीरियंस भी आ गया है, हमारा अनुभव भी आ गया है, बहुत ही रंग बिरंगा कैलेडोस्कोपिक। और उन लोगों का है जो एक्सपोज हुए हैं इस वायरस के सामने, जिन्होंने इस वायरस को झेला है। समझे सेंटेंस को? तो कह रहे 1 साल से अगर आज में आप कंपेयर करो तो इंडिया इन्फिनिटली प्रिपेयर्ड है ज़्यादा। हमारे पास आज टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, हमारे अच्छी अच्छी वैक्सीन जो हैं देश में डेवलप हो रही हैं, लोगों को अच्छे से पता लग गया है कोविड क्या होता है। और एक रंग बिरंगा सा एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमें पता है ये वायरस कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है। समझ गए सेंटेंस को? अब देखो इसमें देखने वाले वर्ड्स। इंडिया की वर्ब है लुक्स,
कैलिडोस्कोपिक एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है जिसका बहुत सारे रंग हो। ये कैलिडो मतलब होता है इंद्रधनुष, कैलिडोस्कोपिक मतलब इंद्रधनुष जैसा, सतरंगी। हर वो चीज़ कैलिडोस्कोपिक है जिसमें अलग अलग फेसेट हैं, अलग अलग पहलू हैं। जैसे लाइफ इज़ अ कैलिडोस्कोपिक एक्सपीरियंस, जिंदगी एक रंग बिरंगा एक्सपीरियंस है। आपको खुशी भी मिलती है, गम भी मिलता है, तो ये कैलिडोस्कोपिक है ना। तो इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूंगा मल्टी कलर्ड, मॉटली या मल्टी फैसेटेड। मल्टी फैसेटेड मतलब जिसके फेसेट पहलू कई सारे हो, है ना। मॉटली वर्ड को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है रंग बिरंगी पोशाक, जो जोकर पहनता है उसको कहते हैं मॉटली, रंग बिरंगी पोशाक। अब इसमें दूसरा वर्ड आया एक्सपोज्ड, ये मैंने आपको खबरी पे करवाया था। एक्सपोज के बाद में अगर टू लग जाए तो उसके दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है किसी चीज़ के सामने बिना प्रोटेक्शन के खड़े होना, वो चीज़ जो आपके ऊपर बुरा असर डालती हो, और दूसरा है किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना, अनुभव लेना। दोनों ही एक्सपोज टू का मीनिंग होते हैं। ध्यान से देखें, दोनों सेंटेंस मैंने बना दिए हैं। वर्कर्स एट द न्यूक्लियर प्लांट वर एक्सपोज टू हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन। जो वर्कर्स थे इस न्यूक्लियर प्लांट में एक्सपोज थे। अब देखो टू लगाया इसने यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हाई डोज ऑफ रेडिएशन के सामने वर्कर्स बिना प्रोटेक्शन के थे। उनके पास कोई सूट्स नहीं थे, या थे तो वो रेडिएशन जो है उनके सूट्स होने के बावजूद उन पे बुरा असर डालती थी। समझ गए ना। तो एक्सपोज के बाद में टू लग जाए तो मतलब आप किसी चीज़ के सामने बिना प्रोटेक्शन या गार्ड के खड़े हैं। अब इसका दूसरा वाला मीनिंग देखो, द डॉक्यूमेंट्री एक्सपोज्ड अस टू न्यू साइंटिफिक फैक्ट्स। इस डॉक्यूमेंट्री ने हमें अनुभव दिलवाया नए नए साइंटिफिक फैक्ट्स का, नए नए वैज्ञानिक तथ्यों का। तो यहाँ पे एक्सपोज का मतलब किसी चीज़ के सामने खड़े होना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है। आपको अपने अनुभव से देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा मीनिंग आएगा। दोनों ही मीनिंग एक्सपोज नाम के वर्ड के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउएवर द रिपोर्ट ऑफ द न्यू वेरिएंट फ्रॉम द यूके एंड कन्फर्म्ड इन एटलीस्ट 25 ट्रेवलर्स फ्रॉम देयर पुट्स इंडिया बैक एट द बेस ऑफ न्यू लर्निंग कर्व। कह रहा है हालांकि, हाउएवर, जो रिपोर्ट है ना इस नए वेरिएंट की, इस नए स्ट्रेन की, और कहाँ से, यूके से। और कह रहे वो रिपोर्ट जो कंफर्म है कम से कम 25 ट्रैवलर्स में, 25 यात्रियों में, फ्रॉम देयर, वहाँ से, कहाँ से, यूके से। कह रहे ये जो रिपोर्ट है ना ये पुट करती है इंडिया को, और कहाँ पे, फिर से पीछे, बैक, और किस पे, बिल्कुल आधार पे, बेस पे, हमारे नए लर्निंग कर्व के। लर्निंग कर्व क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ है जिसमें आप धीरे धीरे करके लर्न करते हो। हमारे पास 1 साल पहले वो ग्राफ के बिल्कुल जीरो पे थे, हमें पता ही नहीं था कोविड क्या है। वैसा ही आज फिर से हो गया है, क्योंकि कोविड का एक नया वेरिएंट है हमारे सामने। अभी हम उस ग्राफ को फिर से बिल्ड करेंगे, लर्निंग कर्व के बेस पे हम खड़े हैं। समझ गए ना। अभी हमें 2-3 महीनों में पता लगेगा इस ग्राफ से, लर्निंग कर्व से, कि ये वेरिएंट कैसे काम करता है। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़ेंगे। पीछे एक ग्रामर रूल छूट गया है, छोटा सा रूल है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि क्विज में वो यूज़ होगा, है ना। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, फर्स्ट सेंटेंस में ध्यान से देखना है, फर्स्ट सेंटेंस था, यहाँ पे लेस की जगह लेसर भी आ सकता था, लेस की जगह लेसर भी आ सकता था। इन लेसर देन अ मंथ, क्यों यहाँ पे लेस को लगाया, हमने लेसर को नहीं लगाया। सेंटेंस, रूल, सब कुछ आपके सामने है। मैं 5 सेकंड आपको दूंगा, सोच के मुझे बताएं दोनों सेंटेंस में आप लेस या लेसर्स में से क्या लगेंगे, रखेंगे, फिर मैं आपको रूल के साथ समझाता हूँ। चलो, बहुत ही सिंपल सा रूल है, खबरी भी हम कर रहे हैं इसको गोल्डन ग्रामर की सीरीज में। इस रूल का नाम है लेस वर्सेस लेसर। लेस का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी कम हो, लेसर का मतलब है जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो। लेस का मतलब है जिसकी मात्रा कम हो, लेसर का मतलब है जिसकी रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्णता कम हो। लेस को आप मिल्क के साथ जोड़ सकते हैं, लेस मिल्क मतलब कम मात्रा में मिल्क। यहाँ पे कभी भी लेसर मिल्क नहीं देखेंगे, समझ गए ना। लेसर मिल्क मतलब कम इंपॉर्टेंस वाला मिल्क। भाई ये तो मिल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, ये कम इंपॉर्टेंस वाला है, ऐसा नहीं होता ना। तो हमें कम मात्रा की बात करनी है तो लेस मिल्क आएगा। और लेसर जो है ना, लेसर, इसके सामने इसका एंटोनिम रख के देखना ग्रेटर, वहाँ पे आपको लेसर जो है पता लग जाएगा सही है गलत है। समझ गए ना। ग्रेटर और लेसर एक दूसरे के एंटोनिम है। इसका मतलब है जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, लेसर का मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो। अब इसको अप्लाई करते हैं दोनों सेंटेंस पे। आई हैव लेस या लेसर देन 500 रुपी इन माई पॉकेट। मेरे पास 500 से कम रुपए हैं मेरी पॉकेट में। 200 हैं, 300 हैं, 400 है ना, 500 से कम है। अगर कम की बात हो रही है ना तो लेसर नहीं, हमारे पास लेस की बात हो रही है। समझ गए ना। लेस का काम क्या है, किसी चीज़ की कम क्वांटिटी या अमाउंट को बताना। अगर यहाँ पे लेसर लिख दूंगा तो लेसर का मतलब हो जाएगा कम इंपॉर्टेंट पैसे, है ना। तो रुपए तो कम इंपॉर्टेंट या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेस यहाँ पे करेक्ट है। अब दूसरा देखो, द फूल्स प्रिफर टू रन आफ्टर लेस या लेसर थिंग्स while the wise
चूज द ग्रेटर स्टफ। जो पागल हैं वो प्रिफर करते हैं कम इंपॉर्टेंट चीज़ों के पीछे भागना, उनको पैसे के पीछे भागना है ना, उनको ऐसी चीज़ों के पीछे भागना है जिनकी इंपॉर्टेंस कम होती है जीवन में। बल्कि जो वाइज हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, वो चूज़ करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ, है ना, उनको ग्रेटर स्टफ जो है उनको पसंद आता है। यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात हो रही है, कम मात्रा की चीज़ों की नहीं हो रही। अगर इंपॉर्टेंस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेसर को, ठीक है ना। तो ऐसे लेस या लेसस में से आप एक को चूज करेंगे। यहाँ पे एक और हिंट भी थी, ग्रेटर का एंटोनिम ही आपको चाहिए था, तो ग्रेटर का एंटोनिम लेसर ही होता है, लेस नाम का कोई वर्ड नहीं होता ग्रेटर का एंटोनिम। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्विज में यूज होगा आपका ये वाला आज वाला रूल। करे फर्स्ट रिपोर्टेड टू WHO ऑन December 14th द SARS-CoV-2 VUI, अब ये पढ़ लेना पूरा इस वायरस का नाम। करे और द UK स्ट्रेन was detected only following an unexpected case spike in South East England। कह रहे पहली बार रिपोर्ट किया गया जो WHO को, पहली बार बताया गया जो WHO को। ये फर्स्ट रिपोर्टेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, एडजेक्टिव है। कह रहे पहली बार बताया जाने वाला ये वायरस WHO को दिसंबर 14 को। कह रहे कौन सा वायरस, जो है SARS-CoV-2 ये वाला वायरस है ना, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं UK वर्जन, UK स्ट्रेन। कह रहे ये जो वायरस है ना, इसको डिटेक्ट किया गया था महज बाद में एक अनएक्सपेक्टेड केस स्पाइक के, एक अनएक्सपेक्टेड केसेस में बढ़ोतरी के। स्पाइक का मतलब होता है अचानक से आई हुई बढ़ोतरी, और कहाँ पे, साउथ ईस्ट इंग्लैंड के अंदर। तो इन्होंने क्या देखा, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा केस आए, उसके बाद ही इन्होंने डिटेक्ट किया इस वायरस को, और 14 दिसंबर को इसको रिपोर्ट किया गया WHO को, जो है इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। समझ गए होंगे, सिंपल सेंटेंस। स्पाइक का मतलब होता है अचानक से आया हुआ इंक्रीज, इसको शार्प इंक्रीज आप बोल सकते हैं। कह रहे थे यूकेस कंसोर्टियम ऑफ लैब्स periodically sequences 5 to 10% of the entire genome of SARS-CoV-2 isolates from the population। कह रहे हैं यूके का जो कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप, सिंडिकेट। ये वर्ड आगे आएगा, इसके सारे सिनोनिम मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। कह रहे यूके का, इंग्लैंड का जो कंसोर्टियम है, जो ग्रुप है, और किसका, लैब्स का, इनकी लैब्स की जो एसोसिएशन है ना, वो बार बार पीरियोडिकली मतलब समय समय दर, है ना, थोड़े थोड़े टाइम के बाद सीक्वेंस करती है 5 से 10% पूरी उस जीनोम को, जो है CoV-2 के आइसोलेट्स का पूरी पॉपुलेशन से। यहाँ पे थोड़ी साइंटिफिक जो हमने वोकैबुलरी यूज़ की है मैं आपको बता देता हूँ। सीक्वेंस करने का मतलब होता है जब कोई वैज्ञानिक किसी वायरस को अपनी लेबोरेटरी में ला करके देखे वो कैसे बना हुआ है, उसका पूरा सीक्वेंस निकाले, DNA से बना है, RNA से बना है ना, किस टाइप का ये जो है वायरस है, तो इसको कहते हैं सीक्वेंसिंग करना। तो ये जो इसका कंसोर्टियम है ना, ये सीक्वेंसिंग करता है सिर्फ 5 से 10% उस पूरे जीनोम की, उस पूरे DNA की, है ना, और किसका, CoV-2 का, इस वायरस का, उसके आइसोलेट का। आइसोलेट मतलब आपको कोविड हुआ या मुझे कोविड हुआ, मेरी बॉडी से वायरस को बाहर निकाल करके पढ़ा गया उसको, है ना, उसको स्टडी किया गया, तो वो कहलाया जाएगा कोविड-19 का आइसोलेट, क्योंकि हमारी बॉडी से उसको अलग किया गया है, उसका एक पार्ट है जो हमारी बॉडी से निकाला गया है। तो यही करता है यूके, सिर्फ 5 से 10% लोगों को स्टडी करता है कि उनके अंदर जो कोविड-19 है कहीं वो नए टाइप का तो नहीं है। समझ गए ना। तो ये थोड़ी सी साइंटिफिक वोकैबुलरी है। सीक्वेंस करना मतलब स्टडी करना, जीनोम मतलब वायरस का क्या बना हुआ है, उस टाइप, किस टाइप का वायरस है, और आइसोलेट मतलब किसी की बॉडी से निकाला हुआ वायरस। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फ्रॉम October 5th to December 13th over 50% ऑफ आइसोलेट्स वर आइडेंटिफाइड एज द वेरिएंट स्ट्रेन इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड। कह रहे अक्टूबर 5 से दिसंबर 13 के बीच में 50% से ज़्यादा जो आइसोलेट थे, 50% से ज़्यादा जो सैंपल थे, है ना, बॉडी से निकाले हुए वायरस के सैंपल थे, उनको पहचाना गया इस वेरिएंट की तरह, इस वेरिएंट की तरह, इस स्ट्रेन की तरह, न्यू साउथ जो है ना ईस्ट इंग्लैंड में। तो 50% से ज़्यादा जो इनको स्ट्रेन मिले ना स्टडी करने के लिए, वो पता लगा कोविड-19 के नए वेरिएंट के ऊपर बेस थे वो। आगे बढ़ेंगे। कह रहे दिस वेरिएंट हैज़ एटलीस्ट 14 सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस विच कुड अफेक्ट हेल्दी सेल्स और वर्सन कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम्स। कह रहे जो वेरिएंट है, ये जो नया वायरस है, कह रहे इसके कम से कम 14 सिग्निफिकेंट म्यूटेशन इसके अंदर हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज हो जाना, वायरस में म्यूटेशन आती है ना तो वो चेंज हो जाता है। तो कह रहे इसमें कम से कम 14 बदलाव आए हैं, म्यूटेशंस हैं, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रभाव डाल सकते हैं स्वस्थ कोशिकाओं पे, हेल्दी सेल्स पे, या फिर जो कि वर्सन कर सकते हैं और ज़्यादा बुरा कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम्स को, उन इम्यून सिस्टम्स को जो कि पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो कि पहले से ही ख़राब है। तो कह रहे ये इस तरह से बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड वायरस है, और हो सकता है जो लोग पहले से बीमार हैं उनको और ज़्यादा बीमार ये बना दे।
वर्सन का मतलब होता है चीज़ों को ख़राब बनाना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मुझे नहीं पता क्यों लोग इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म समझते हैं। वर्सन इज़ द फर्स्ट फॉर्म, वर्संट एंड वर्संट ये है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चीज़ों को वर्स बनाना, ख़राब बनाना। करेक्ट स्टडीज शो दैट द वायरस वेरिएंट while not linked yet to increasing mortality is more transmissible than other variants, thus indirectly contributing to a higher death toll। करेक्ट स्टडीज़ हमें ऐसा शो करती हैं कि ये जो वायरस का वेरिएंट है, जहाँ वो लिंक नहीं है अभी तक किसी बढ़ती हुई मौत की दर से, मोर्टेलिटी से, इस वायरस से ज़्यादा मौतें होती हैं, अभी तक हमारे को ऐसा लिंक नहीं मिला है। कह रहे जहाँ ऐसा है, ये जो वायरस वेरिएंट है ना, ये फिर भी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला है बजाय दूसरे वेरिएंट्स के इसके। कह रहे इस प्रकार से इनडायरेक्टली ये कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा मौतों की संख्या में, हायर डेथ टोल में। समझ गए ना? तो कह रहे इससे ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा फैल रहा है कि मौतों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। इनडायरेक्टली इसने ज़्यादा मौतों को कोज किया है, कंट्रीब्यूट किया है। स्टडीज़ की वर्ब है शो, वेरिएंट की वर्ब है इज, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ट्रांसमिसिबल हर वो चीज़ है, एक एडजेक्टिव है, हर वो चीज़ है जो तेज़ी से फैले। तो इसके लिए अपने पास वर्ड है कंटेजियस, इन्फेक्शियस, और तीसरा वर्ड है स्प्रेडिंग। तीनों का मतलब है तेज़ी से फैलने वाली चीज़। कंट्रीब्यूटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये वायरस ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है उसी वक्त ये कंट्रीब्यूट टू भी करता है। समझ गए ना मेरी बात को? दो काम जब एक साथ होते हैं, पहले काम को मेन वर्ब बनाते हैं, दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे इवन दो द वर्ल्ड हैज़ ओनली नाउ वॉकन अप टू दिस वेरिएंट, इट मे हैव बीन सर्कुलेटिंग इन द यूके एज अर्ली एज अक्टूबर, एंड विल पीपल flying on the UK India route, it is unlikely, quite likely that this may have already caused a circulation in India। अब थोड़ी सी चिंता की बात। कह रहे यहाँ तक की जो दुनिया है, इवन दो, यहाँ तक की जबकि जो दुनिया अभी अभी वॉकन अप टू हुई है। देखो वॉकन अप टू का मतलब है किसी चीज़ के सामने अवेयर होना। आप वेकअप होते हो ना तो जगते हो, टू समथिंग मतलब किसी चीज़ के सामने। जब आप किसी चीज़ के सामने वेकअप टू करेंगे तो उस चीज़ का आपको अवेयरनेस होगा। कह रहे यहाँ तक कि जबकि इस वर्ड को अभी अभी अवेयरनेस हुआ है इस वेरिएंट का, हमें सिर्फ अभी पता लगा इस नए वायरस का। कह रहे ये हो सकता है सर्कुलेट कर रहा हो यूके के अंदर, और कितना पहले, एज अर्ली एज अक्टूबर के अंदर। और कह रहे साथ ही उन लोगों के जो फ्लाई करते हैं यूके इंडिया रूट पे, ये चीज़ बहुत लाइकली हो गई है, बहुत संभावित हो गई है कि ये हो सकता है कोज कर चुका हो, इट मे है ऑलरेडी कोस्ट, और क्या इसका सर्कुलेशन, इसका फैलाव इंडिया के अंदर। तो कह रहे हमें दिसंबर में पता लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस दिसंबर में ही आया था। हो सकता है ये अक्टूबर में भी सर्कुलेट हो रहा हो यूके में, और अक्टूबर के अंदर कई लोगों को इंडिया में ये वायरस आ चुका हो पहले से ही। समझ गए? वेक अप टू, इस फ्रेजल वर्ब को देख लेना, टू बी अवेयर अबाउट समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना, बार बार बोलना ना पड़े। वर्ड की वर्ब हैज़ है, हैज़ वोकन अप। अगर ये नहीं पता लगा ना तो बेकार है आपका पढ़ना लिखना। ये सारे सब्जेक्ट वर्ब के पेयर्स आपके लिए मार्क किए हुए मैंने, इनको मिलाना जरूरी है। करेक्ट, दिस पुट्स द कंट्री राइट बैक टू द जनवरी एंड फरवरी व्हेन अटेंशन वाज ट्रेंड टुवर्ड्स पॉसिबल कैरियर्स फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, व्हेन इट वाज ट्रेवलर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया एंड यूरोप हु लेड टू द केस एक्सप्लोजन आफ्टर मार्च। कह रहा अब ये जो ऊपर का सिनेरियो है ना पूरा वाला, कि अक्टूबर में वायरस था, इंडिया में भी आ चुका होगा। कह रहे ये जो ऊपर की चीज़ है पूरी की पूरी, दिस, ये पुट करती है कंट्री को बिल्कुल पीछे, वहाँ पे राइट बैक, और कहाँ पे, जनवरी और फरवरी में। तो एक साल पीछे हमारे देश को ले जाती है। अच्छा क्या हुआ था तब? जब हमारी अटेंशन को ट्रेन किया हमने, जब हमारी नज़रों को हमने पैना बनाया, और किसकी तरफ, पॉसिबल करियर्स की तरफ, संभावित करियर्स की तरफ जो आए थे चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से। सबका ध्यान यही था कि कौन वुहान से निकला है, इंडिया में घुसा है, और कौन साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया के अंदर आया है ना। तो कह रहे हैं हम फिर से उसी दोहराए पे आ गए हैं एक साल पहले वाले, जब हमारी अटेंशन को हम ट्रेन करते थे कौन आदमी साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आया है। और कह रहे तब जबकि ये ट्रैवलर्स थे वेस्ट एशिया से और यूरोप से, जिन्होंने लीड किया था केसेस में एक्सप्लोजन को मार्च के अंदर, है ना। जब हमारे देश में मार्च में केसेस एकदम से बढ़े थे, ये बढ़े थे वेस्ट एशिया और यूरोप से आने वाले लोगों की वजह से। तो कह रहे अब एक साल पुरानी कंडीशन में हम फिर से आ गए हैं। अब हम देख रहे हैं कौन आदमी इंग्लैंड से इंडिया में घुसा है पिछले 2-3 महीनों के अंदर। समझ गए सेंटेंस को? एक्सप्लोजन का मतलब होता है एकदम बड़ा सा विस्फोट। अगर केस एक्सप्लोजन हो रहा है
तो मतलब केसेस में अचानक से इजाफा आया है ना, इसलिए इसको बर्स्ट बोल सकते हो, इरप्शन बोल सकते हो, आउटब्रेक बोल सकते हो। समझ गए ना, अचानक से आई हुई बढ़ोतरी कहलाएगी एक्सप्लोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इंडिया वॉज जस्ट अबाउट फिगरिंग आउट हाउ टू मास प्रोड्यूस एंड मोर इम्पोर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट RT-PCR किट्स एंड पैराफर्नेलिया रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्शन। कह रहा है उस वक्त क्या था, इंडिया जो था ना वो जस्ट अबाउट था फिगर आउट करने के। फिगर आउट करना मतलब किसी चीज़ का समस्या का समाधान लाना, सोचना क्या समाधान करेंगे, है ना, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो कह रहा है उस वक्त इंडिया फिगर आउट कर रहा था। अच्छा, और कैसे? नियरली फिगर आउट कर रहा था। जस्ट अबाउट मतलब बिल्कुल नज़दीक था फिगर आउट करने के। तो कह रहा है उस वक्त इंडिया बिल्कुल नज़दीक था समाधान लाने के इस चीज़ का कि कैसे बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करे, मास प्रोड्यूस करे, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूट करे, सबको दे RT-PCR किट्स को और उन पैराफर्नेलियस को, उन सब चीज़ों को, उपकरणों को जो रिक्वायर्ड हैं इस वायरस की डिटेक्शन के लिए। तो 1 साल पहले इंडिया ये सोच रहा था ये किट कैसे बनाऊं और कैसे देश के हर गांव गली कूचे में भिजवाऊं। तो यही हमारा काम था, फिगर आउट करना। समझ गए? फिगर आउट होती है एक फ्रेजल वर्ब, किसी चीज़ का समाधान सोचना, कैसे हम किसी चीज़ का समाधान निकालेंगे। रिडल का मतलब होती है पहेली, रिडल का अनरिडल करेंगे ना तो मतलब उस पहेली का हल खोज रहे हैं, बस यही ये फ्रेजल वर्ब भी बताती है। तो अनरिडल पहेली का हल खोजना और फिगर आउट करना दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। समझ गए ना? अब देखो जस्ट अबाउट, इसको अपने एक एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। इसका मतलब होता है नियरली। अगर आप जस्ट अबाउट लिख रहे हैं ना तो इसकी जगह आप नियरली भी लिख सकते हैं। इंडिया वॉज नियरली फिगरिंग आउट, है ना, बहुत नज़दीक थी फिगर आउट करने के, लगभग फिगर आउट कर रहे था। अब इसका एक सेंटेंस मैंने बना के लिख दिया और अच्छे से आपको समझ में आए। द एक्सीडेंट जस्ट अबाउट फिनिश्ड हिज करियर। एक्सीडेंट ने उसका करियर फिनिश कर दिया, और कैसे? नियरली फिनिश किया। अगर इसको मैं निकाल दूं इसका मतलब क्या होगा? फिनिश कर दिया टोटली। लेकिन जस्ट अबाउट लगाने का मतलब है नियरली फिनिश किया है, थोड़े से चांसेस हैं उसके करियर को फिर से रीस्टार्ट करने के। समझ गए ना? तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको अच्छे से समझ के रखें। सेंटेंस मैं इसलिए बनाता हूँ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ये सेंटेंस मैंने इसलिए बनाया है, ज़िंदगी में तुम कहाँ भी जहाँ भी जस्ट अबाउट को देखो ये सेंटेंस तुम्हारी नोटबुक में होना चाहिए, है ना। सर ने उस सन में, उस ईयर में, उस मंथ में इस सेंटेंस को मुझे बताया था, ऐसे मैं जस्ट अबाउट को याद रखूंगा, इसलिए बनाता हूँ, इसलिए नोट डाउन किया करो इनको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा नाउ इंडियन साइंटिस्ट हैव टू ग्रैपल विद अ न्यू बीस्ट कॉल्ड मास जीनोमिक सर्वेलेंस। कह रहा है अब भारतीय वैज्ञानिकों को, इंडियन साइंटिस्ट को करना ही पड़ेगा, हैव टू। अब उनको इस काम को करने के लिए मजबूरी आ गई है कि वो ग्रैपल विद करें, वो जो है लड़ाई करें, सामना करें एक नए बीस्ट का, एक नए जंगली जानवर का, जिसका नाम है मास जीनोमिक सर्वेलेंस। बड़े स्केल पे जीनोम के ऊपर निगरानी। अब इंडियन साइंटिस्ट को बड़े स्केल पे गली गली गांव शहरों से जीनोम्स को इकट्ठा करना है रैंडमली, है ना। ये बड़े काम से उनको ग्रैपल विद करना है, इस समस्या से उनको सुलझना है। समझ गए ना? ये मास जीनोमिक सर्वेलेंस क्या होती है? सारे साल के 365 दिन आप छोटा मोटा सैंपल लेते रहते हो किसी ना किसी आदमी का, है ना, और चेक करते हो कहीं कोई बीमारी उस आदमी को नए टाइप की तो नहीं लग गई है ना। तो एक सर्वेलेंस है जो मास लेवल पे होती है जीनोम की। ग्रैपल विद करना मतलब सामना करना, इसको आप डील विद भी बोल सकते हो, लेकिन टैकल विद मत बोलना, टैकल के बाद में विद नहीं आता। ग्रैपल विद इज इक्वल टू डील विद इज इक्वल टू टैकल बिना विद के। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर सम ईयर्स नाउ इंडिया हैज़ हैड जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन्स एंड पर्सनल टू ट्रैक एंड आइडेंटिफाई न्यू वेरिएंट्स। कह रहा है अब कुछ सालों के लिए, फॉर सम ईयर्स नाउ, इंडिया रख चुका है, हैज़ हैड, इंडिया रख चुका है जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन्स को और पर्सनल को, उस खास तरह के लोगों को जो ट्रैक करते हैं और पहचानते हैं नए वायरस के वर्जन्स को, नए वेरिएंट्स को। तो कह रहे अब कई सालों से इंडिया में भी ये मशीनें आ चुकी हैं और इंडिया में भी ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जिनका काम यही है कि कैसे नए वेरिएंट्स को डिटेक्ट किया जाए। हैज़ हैड, हैव हैड, हैड, इसको मैंने कई बार आपको करवाया है, ग्रामर सीरीज में पार्ट रखा भी है, मैं यहाँ ऊपर अभी डाल दूंगा, अगर ये वाला आप देखना चाहें तो यहाँ से 10 मिनट में सीख सकते हैं। हैज़ हैड, हैव हैड और हैड क्या काम करता है। कह रहा हाउएवर like in the early days of the RT-PCR, there are not enough of them to sequence the 4 to 5% of isolates in the population like what the UK does. कह रहा हालांकि अर्ली डेज की तरह, शुरुआती दिनों की तरह RT-PCR के, है ना, 1 साल पहले के जो वक्त था उसी की तरह अभी भी वहाँ इनफ नहीं है इनको सीक्वेंस करने के लिए
इनफ मशीनें और इनफ पर्सनल नहीं है फिर से स्टडी करने के लिए 4 से 5% एक्सट्रैक्ट्स को, वायरस के सैंपल्स को पॉपुलेशन के अंदर, जैसा कि यूके किया करता है। तो इंडिया में मशीन्स हैं, इंडिया में प्रोफेशनल हैं, लेकिन यूके की तरह इंडिया 5% पॉपुलेशन को सीक्वेंस नहीं कर सकता उनके अंदर से वायरस के स्ट्रेन को। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया के पास, ना इतनी मशीनें हैं ना इतने आदमी हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देयर एक एडवर्ब होती है, इसका ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, इसके बाद जो वर्ब आएगी उसका ट्रू सब्जेक्ट होगा उस वर्ब के बाद में। तो इनफ ऑफ देम, देम एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी आर लगी एक प्लूरल वर्ब। करेक्ट। इंडिया हैज जीनोम सीक्वेंस्ड around 5,000 isolates compared to the UK's 1,37,000। कह रहे इंडिया इतना कर चुका है, जीनोम सीक्वेंस कर चुका है लगभग 5,000 आइसोलेट्स को, मुकाबले में कंपैरिजन में यूके के जो कर चुका है 1,37,000 का। तो इंडिया ने 130 करोड़ की आबादी में भी इतने किए हैं, बल्कि यूके ने एक छोटी सी आबादी में इतने सीक्वेंस को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़े। कह रहे दैट इंडिया हैज़ फॉर्म्ड a consortium of leading genomics labs to make genome surveillance a routine continuous exercise is to be welcomed। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको पैसिव इन्फिनेटिव एक बार फिर से करवाऊंगा, है ना, ध्यान से समझना। दैट, ये बात की, कौन सी बात भाई, कि इंडिया ने फॉर्म कर दिया है एक कंसोर्टियम को, एक ग्रुप को, एक सिंडिकेट को, है ना, और किसका, लीडिंग जीनोमिक लैब्स का, सबसे आगे जीनोम स्टडी करने वाली लेबोरेटरीज का। कह रहे ये बात की कि इंडिया इस काम को कर चुका है। अच्छा क्यों किया? ताकि जीनोम सर्विलेंस करे, ताकि जीनोम पे निगरानी करे, और क्या करे, इसको एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज बना दे, इसको रूटीन एक्सरसाइज बना दे। कह रहे ये बात की कि इंडिया इस काम को कर चुका है। कह रहे ये इज़ टू बी वेलकम्ड, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो ये बात की कि इंडिया ने ये काम कर दिया है, ये बड़ा ही सराहनीय है। दैट इज़ टू बी वेलकम्ड, दैट की वर्ब है ये वाला पैसिव इन्फिनेटिव, इंडिया की वर्ब है हैज़ फॉर्म्ड। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप या सिंडिकेट। अब आ जाओ मेरे भाई, ये इज़ टू बी वेलकम्ड कैसे लिखा गया, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इन्फिनेटिव की क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर भी यहाँ पे रिवीजन आपको मैं करवा देता हूँ। आप देखेंगे स्ट्रक्चर को बहुत बार, सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, वॉज, वर, प्लस में एक एक्टिव इन्फिनेटिव। एक्टिव इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी आप देखेंगे पैसिव इन्फिनेटिव, ये सारा वैसा ही होगा, आगे लगा होगा टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो दैट इज टू बी वेलकम्ड, इज के बाद में टू प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ऊपर वाला होता है एक्टिव इन्फिनेटिव, एक्टिव इन्फिनेटिव टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये होता है पैसिव इन्फिनेटिव टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से समझना है क्या इनका मतलब क्या होता है, पहले ये मतलब समझेंगे हम, है ना। देखो अगर आपको कभी भी ऐसा सेंटेंस मिले इज टू एम टू आर टू, और उसके बाद में इन्फिनेटिव मिले, और सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा हो, है ना, कोई काम हो रहा हो, तो उस सेंटेंस में आप इज टू एम टू आर टू के बाद में बीच में गोइंग फंसा दें, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस मिल्क इज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग मिल्क केक। यहाँ पे मैं इज के बाद में टू बी यूज्ड एक पैसिव इन्फिनेटिव रखा है, तो मैं यहाँ पे गोइंग को बीच में फंसाऊंगा। समझ गए? दिस मिल्क इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग मिल्क केक। ये फंसाने का मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक फ्यूचर प्लान बता रहा है। ये मिल्क जो है मिल्क केक बनाने के इस्तेमाल में आने वाला है, ये इसीलिए आया मिल्क कि इससे मिल्क केक बनाया जाए। इज गोइंग टू बी यूज फॉर मेकिंग मिल्क केक। समझ गए? तो ये गोइंग से आपको पता लगा कि ये फ्यूचर प्लान को बताता है, ये बताता है आगे होने वाली एक योजना को। अगले सेंटेंस को देखो, अब मैंने इज की जगह कर दिया वॉज। दिस मिल्क वॉज टू बी यूज फॉर मेकिंग मिल्क केक। अगेन बीच में आप गोइंग को फंसा दें, गोइंग को फंसा दें, गोइंग लिख देता हूं। अब देखो, दिस मिल्क वॉज गोइंग टू बी यूज फॉर मेकिंग मिल्क केक। ये मिल्क जो था वो यूज़ किया जाना था मिल्क केक बनाने के लिए। आपने इसको मिल्क केक बनाने के लिए यूज़ नहीं किया, आपने इसकी चाय बना ली। अब मैंने आपको बोला भाई ये आया था मिल्क केक बनाने के लिए, कलाकंद बनाने के लिए, तुमने चाय कैसे बना ली? दिस मिल्क वॉज गोइंग टू बी यूज फॉर मेकिंग मिल्क केक। तो ये बताता है एक पास्ट के फेल्ड प्लान को। समझ गए? फ्यूचर में तो प्लान अभी होना है फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन पास्ट में अगर वॉज वर्ड लग जाए ना तो उसका मतलब है एक फेल्ड प्लान है जो पास्ट में था लेकिन अंजाम नहीं दे पाए। अब देखो तीसरा, कहाँ पे आपको एक्टिव यूज करना है, कहाँ पे पैसिव यूज करना है। अगर यहाँ पे मैं टू यूज लिख दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसको समझेंगे तीसरे से। दिस कफ सिरप इज टू टेक
आफ्टर शेकिंग द बॉटल प्रॉपरली। ये कफ सिरप लिया जाना चाहिए बॉटल को प्रॉपरली शेक करने के बाद। तो पहले बॉटल को आप हिलाएंगे, शेक करेंगे, उसके बाद इस कफ सिरप को लेंगे। तो यहाँ पे इस बीच में गोइंग लिख देता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इज गोइंग टू टेक। अब देखो इसका मीनिंग क्या निकला। ये कफ सिरप लेने वाला है शेक करने के बाद। अरे कफ सिरप थोड़ी ना लेगा, कफ सिरप को लिया जाएगा। क्या कफ सिरप आपको लेगा अपने अंदर? नहीं, आपको लेना है कफ सिरप को। कफ सिरप के ऊपर काम होगा, तो यहाँ पे टू के बाद में बी लगाना नेसेसरी है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू बी और टेक को बदल देंगे टेकन। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? अगर कफ सिरप करता है तो टू टेक लिख दें, सही है। अगर कफ सिरप करता नहीं है, सेंटेंस में एक्शन का डूअर नहीं है, तो आपको पैसिव इन्फिनिटिव लगाना है, यहाँ पे टू बी टेकन लगाना जरूरी है। अगले सेंटेंस को देखो, द गवर्नमेंट वॉज टू बी हेल्प्ड द पुअर ड्यूरिंग द ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। गवर्नमेंट को हेल्प करना था पुअर को, जो है ड्रॉट के दौरान, सूखे के दौरान। सरकार को मदद करनी थी गरीब लोगों की सूखे के दौरान। अब ये बताओ एक्शन कौन करेगा? सरकार। सरकार ही तुम्हारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे टू बी हेल्प्ड पैसिव इन्फिनिटिव गलत है, तो आपको लिखना चाहिए बी को निकाल के हेल्प्ड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। ठीक है ना? सरकार को हेल्प करनी थी पुअर लोगों की ड्रॉट के दौरान। तो याद रखें पैसिव इन्फिनिटिव तब आएगा जब सेंटेंस का डूअर सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो, और एक्टिव तब आएगा जब सब्जेक्ट ही करता हो, सब्जेक्ट ही डूअर हो एक्शन का। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। आज के क्विज में यूज़ करेंगे आपको इस कॉन्सेप्ट को। मैं बार बार करवाता रहूँगा ट्यूटोरियल्स में, ताकि आप इसको सीखें। आगे बढ़ेंगे। कह विद 2021 लाइकली टू बी द ईयर ऑफ द वैक्सीन with the rollout at an unprecedented scale, scientists have already warned that it is possible that some virus strains or escape mutants may change enough to evade the vaccine's immune response, as observed in the case of hepatitis B. अब देखो सिंपल सेंटेंस है, लंबा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कह रहे के साथ ही 2021 के संभावित होने के, लाइकली होने के, और क्या होने के भाई? एक साल वैक्सीन का। 21 को अगर याद रखेंगे ना तो कोरोना की वैक्सीन के लिए याद रखा जाएगा। तो कह रहे हैं 21 का जो साल है उसका संभावित होने के लिए वैक्सीन का साल होने का है ना। और कह रहे हैं साथ ही साथ एक रोल आउट के, साथ ही साथ एक लॉन्च के, एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे। वैक्सीन एक ऐसे स्केल पे आएगी जो अभूतपूर्व होगा, आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। एक साल में हम पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाने का सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों के होने के साथ ही हुआ क्या? साइंटिस्ट ने पहले ही वार्न कर दिया है, वैज्ञानिकों ने पहले से ही चेता दिया है कि ये बड़ा पॉसिबल है कि कुछ वायरस की जो स्ट्रेन्स हैं या एस्केप करने वाले जो म्यूटेटेड वायरस हैं ना, एस्केप म्यूटेंट्स हैं, कह रहे वो हो सकता है इतने चेंज हो जाएं, मे चेंज इनफ, कि वो इवेड कर दें वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स को। नई जो वैक्सीन आ रही है उनसे जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उसको पूरी तरह से उससे बच जाएंगे, है ना। कई ऐसे हमारे पास म्यूटेंट्स आएंगे, जैसा कि ऑब्जर्व भी किया गया था हेपेटाइटिस बी के केस के अंदर। तो साइंटिस्ट हमें बता दिया है कि एक साल में जो वैक्सीन लगेगी उसको ये मत सोच लेना हर नए स्ट्रेन के ऊपर वो काम करेगी। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई नया म्यूटेंट आए जिसके ऊपर हमारी वैक्सीन काम ना करे। ऐसा हेपेटाइटिस बी पे भी हो चुका है। समझ गए? देखने वाला वर्ड रोल आउट मतलब लॉन्च, किसी चीज़ का नया नया आना। इवेड करना मतलब बचना, बाईपास करना, एस्केप करना, गेट अवे फ्रॉम करना और डॉज करना। चारों का मतलब है किसी चीज़ से बचत करना, दूर रहना। करें देयरफॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग suitable डिटेक्शन किट्स आर द ओनली वे इंडिया कैन shore up its defenses against this pandemic and those of the future। कह रहे इसलिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, लगातार मॉनिटरिंग और डेवलप करने का जो काम है सूटेबल डिटेक्शन किट्स को, कह रहे यही दो चीज़ें हैं ना, वो महज तरीका है इंडिया शोर अप कर सकती है। वो तरीका है जिसके अंदर इंडिया मजबूत बना सकती है अपनी प्रोटेक्शन को, डिफेंस को इस पैंडमिक के सामने और उनके सामने दोज ऑफ द फ्यूचर जो फ्यूचर में आएंगे। तो कह रहे सिर्फ और सिर्फ यही दो काम इंडिया को बचा पाएंगे फ्यूचर में, कोरोना से भी और दूसरी महामारियों से भी, कि इंडिया जो है कंटिन्यूसली तो मॉनिटर करे और अच्छी अच्छी किट बनाए वायरस को पकड़ने वाली, ताकि ये शोर अप कर पाए अपने डिफेंसेस को। शोर अप करना मतलब किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, बोल्स्टर करना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना। इसका एंटोनिम होगा वीकन या अंडरमाइन। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें इस वीडियो को। आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है ना। अब देखते हैं अपने क्विज को। कल भी ट्यूटोरियल आएगा, है ना, शाम में आपको मिल जाएगा दोपहर में। साथ ही सेंटेंस ब्रेकिंग करेंगे, या तो कल करेंगे या परसों करेंगे, तो आपको दोनों वीडियोस मिलेंगी। कल वाली वीडियो मिस नहीं होगी सेंटेंस ब्रेकिंग की। कह रहे द फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एक्सपोज द कोस्ट लाइन्स
डैश, अब यहाँ पे कुछ डालना है, ऑफ डालना है या टू डालना है। द सीवियर सुनामीज एंड साइक्लोन्स एंड नीड्स टू इन्वेस्टिगेट या टू लुक इनटू या टू रिसर्च या टू बी स्टडीड, चारों में से एक, इन डिटेल्स। ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है जो फिनोमिनन है, जो घटना है ग्लोबल वार्मिंग की, इसने एक्सपोज कर दिया है दुनिया के तटीय क्षेत्रों को, कोस्ट लाइन्स को, और किसके सामने, बहुत ही ख़राब सुनामीज के सामने और साइक्लोन्स के सामने। कह रहा है और इस फिनोमिनन को ज़रूरत है कि पढ़ा जाए, डिटेल में स्टडी किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए या रिसर्च किया जाए। अब इस सेंटेंस को करने के दो तरीके हैं। पहले तो यहाँ पे एक्सपोज के बाद में आप करेक्ट प्रेपोजिशन को समझेंगे। यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन एक्सपोज के बाद में लगती है टू। अगर टू लगेगी ना मेरे भाई तो बी तुम्हारा आंसर नहीं है, समझ गए। अगर यहाँ पे टू लगेगा तो बी तुम्हारा आंसर नहीं है, या तो ए है या सी है या डी है। अब देखो दूसरा, एक्सपोज के बाद में टू लगेगा, आपको पता लग गया, यहाँ पे टू आएगा। अब देखो दूसरा, फिनोमिनन को ज़रूरत है इन्वेस्टिगेट करने की या इन्वेस्टिगेट किए जाने की। समझना इस चीज़ को, इस फिनोमिनन को इन्वेस्टिगेट करना है, ये खुद किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा नहीं भाई, इन्वेस्टिगेट को तो हम करेंगे इसको, मतलब इसके ऊपर कुछ काम होगा। अगर इसके ऊपर कुछ काम होगा तो जो इन्फिनेटिव आएगा वो पैसिव होगा। अगर इन्फिनेटिव पैसिव होगा तो ना तो टू रिसर्च आएगा ना टू लुक इनटू आएगा। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ टू बी स्टडीड। कहने का मतलब ये है फिनोमिनन की स्टडी होगी तो यहाँ पे टू बी स्टडीड आना चाहिए, टू बी रिसर्च आना चाहिए, टू बी लुक्ड इनटू आना चाहिए, टू बी इन्वेस्टिगेटेड आना चाहिए, है ना। तो ये तीनों तो एक्टिव लिख दिए मैंने, गलत काम कर दिया, सिर्फ एक ही पैसिव लिखा है, तो सी आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे टू, यहाँ पे टू बी स्टडीड। एक्टिव और पैसिव इन्फिनेटिव को समझ लेना, सिर्फ इतना समझना है कि आपको डूअर एक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं है तो पैसिव लगाना है, अगर वही डूअर है तो एक्टिव लगाना है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स क्लोजली रिप्रेजेंट्स अ वर्ड क्लेडोस्कोपिक। अब इसका मतलब होता है जिसके बहुत सारे कलर्स हों। अब बहुत सारे कलर्स वाली चीज़ कौन सी होगी, मोटली, तो मोटली इसका आंसर है। पैराफर्नालिया का मतलब होता है उपकरण। वेकअप टू होता है किसी चीज़ का बोध होना, आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस होना। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप, एक एसोसिएशन या एक सिंडिकेट। बी सी डी आपका आंसर नहीं है, ए आपका आंसर है। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में कल की, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। साइनिंग।